हाय दोस्तों, आपके एक बार फिर एजुकेटिंग हिंदुस्तान पर स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था इंडियन जुडिशरी सिस्टम के बारे में, यानी कि भारतीय न्यायिक प्रणाली के बारे में। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो जरूर देखें ताकि आपको भारतीय न्यायिक प्रणाली क्या होती है उसके बारे में सही जानकारी मिल जाए। हम इस सीरीज का दूसरा वीडियो बना रहे हैं। यहाँ हम जानेंगे कोर्ट सिस्टम की स्थापना भारत में कब हुई और इस तरह के कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर और अहम जानकारी के बारे में। विशेषकर हम इस वीडियो में डालेंगे भारत की सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि हमारे चैनल की जो भी न्यू अपडेट्स है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। बिना किसी की डिलेज के आज हम अपने विषय पे आते हैं। जैसे हमारा आज का प्रश्न ये है कि भारत में जो न्याय प्रणाली की जो शुरुआत कब से हुई थी। तो भारत में अगर देखा जाए तो जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम की जो शुरुआत हुई थी वो 1726 ईस्वी में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक सिस्टम का एक पार्ट था। और मेयर्स कोर्ट ऑफ मद्रास भारत का पहला कोर्ट बना था। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से पहले अंदर राजाओं की हुकूमत थी तो राजा का जो आदेश हुआ करता था वही जजमेंट हुआ करता। 20 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था, क्योंकि उसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान एक कानून ही है, कानून की बुक है जिसके बेस पे ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय चलता है। बात स्वतंत्रता क्या आती है तो मतलब फ्रीडम आता है। तो ये जो भारत का संविधान हमें जो मौलिक अधिकार देता है, फंडामेंटल जो हमारे राइट्स है, स्वतंत्रता अलग अलग तरीके से होती है। तो ये जो हमारी स्वतंत्रता है उसको सुनिश्चित कौन करता है, उसका ध्यान कौन रखता है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है देश की न्यायालयों का। अगर हम बात करें तो यहाँ पे अलग अलग समानता होती है, जैसे नागरिक में समानता यानी इक्वलिटी इन सिटीजन। नागरिक जितने भी हैं भारत की वो सब समान होते हैं, भारत की दूसरे समाज में समानता, न्याय में समानता यानी इक्वलिटी इन जस्टिस। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है या मौलिक अधिकार है जो हमें भारत के संविधान ने दिया है। तो आज हम इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, न्याय में समानता, है ना। तो न्याय में समानता कौन दिलाता है? हमें कोर्ट दिलाता है, जिसको हम न्यायालय बोलते हैं। तो आज हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहे। भारत में सरकार के जो अंग होते हैं उसमें जो पहला होता है विधायी, लेजिस्लेटिव, दूसरा जो होता है वो होता है कार्यपालिका, फिर तीसरा जो होता है वो होता है न्यायपालिका। तो भारत की जो सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट के तीन पार्ट हो गए, पहला हो गया विधायी, दूसरा कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायी का काम क्या होता है? कानून बनाना। और कार्यपालिका काम क्या होता है कि जो कानून विधायी ने बनाया है उसको एग्जीक्यूट करवाना, उसको सुनिश्चित करना काम होता है कार्यपालिका का। और न्यायपालिका भी उसी में जो कार्य विधायी और कार्यपालिका के द्वारा जो कानून बना है उसमें कुछ ही तरह का जो डिस्प्यूट हुआ है, इस तरह के जो भी इश्यूज आते हैं उसका जो समाधान होता है वो न्यायपालिका के अंदर होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यायपालिका। तो अब जो भारत की डेमोक्रेसी का ये तीन महत्वपूर्ण पिलर है जिसके बेस पे भारत की गणतंत्रता टिकी हुई है, यानी कि विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यायपालिका। जो भारत की न्यायपालिका है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कैसे? क्योंकि भारत की जो न्यायपालिका है ना तो वो विधायी का यानी कि लेजिस्लेटिव के अंदर आता है ना वो एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है, वो फ्री है। इंडियन जुडिशरी सिस्टम को एक अलग ही अधिकार है, इसके लिए वो इंडिपेंडेंट हुआ, वो अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होता है। अब बात आती है इंटीग्रेटेड की। अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड तो भारत में दो तरह की सरकार होती है, जैसे केंद्र लेवल पे यानी सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अनुसूची 7 के अंतर्गत अलग अलग अधिकार दिए जाते हैं, है ना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं उनको यूनियन लिस्ट के अंतर्गत अलग अधिकार दिए जाते हैं, कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत अलग अधिकार दिए जाते हैं, स्टेट लिस्ट के अंतर्गत अलग अधिकार जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को
संविधान में जो उल्लेखित अनुसूची 7 है उसके अंतर्गत संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के आधार पे अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें न्याय की, तो न्याय के बीच में जो न्यायपालिका सिस्टम है वो दोनों के लिए एक ही होता है। न्यायपालिका का जो अधिकार होता है वो दोनों के लिए एक ही जैसा होता है। इसके लिए इसको इंटीग्रेटेड बोला जाता है, यानी कि एकीकृत बोला जाता है। अगर हम अगला टॉपिक पे आए तो भारत के अंदर जो टॉप मोस्ट कोर्ट होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय बोले जाते हैं। उसके बाद जो कोर्ट आता है वो आता है हाई कोर्ट। उसके बाद जो आता है वो आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे आता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट। तो अब बात क्या होती है कि ये भारत का सबसे बड़ा कोर्ट होता है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय होता है, उसके बाद जिला न्यायालय होता है, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय होता है, या हम इसको लोअर कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो अब अगर किसी भी व्यक्ति को सब ऑर्डिनेट कोर्ट के फैसले से संतुष्टि नहीं है तो वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, यानी कि जिला न्यायालय में। अगर उसको जिला न्यायालय से भी फैसला मिला और उससे वो संतुष्ट नहीं है तो वो जाएगा हाई कोर्ट पे। हाई कोर्ट जो होता है वो राज्य स्तर पे होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था। और अगर हाई कोर्ट से भी लोग सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो वो उस फैसले को देश की सबसे बड़ी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो आखिरी फैसला होता है, उसके बाद आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो सभी राज्य की हाई कोर्ट पे लागू होता है, और जो हाई कोर्ट का फैसला होता है वो उस राज्य के सभी जिला कोर्ट पे, यानी कि जिला न्यायालय पे लागू होता है। और जो जिला न्यायालय का फैसला होता है वो उस जिला के सभी सब ऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि अधीन न्यायालय पे लागू होता है। अगर हम बात करें तो भारत के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट है ना, 25 हाई कोर्ट है, और 600 और 672 जिला न्यायालय है। क्योंकि हमारे देश के अंदर राज्यों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे आपको हाई कोर्ट की संख्या कम दिख रही है। जी हाँ, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उनके अपने हाई कोर्ट नहीं होते हैं, सिवाय दिल्ली के। दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का हाई कोर्ट है। दूसरा, कई राज्य ऐसे हैं जो 2-3 राज्य के मिलाकर एक हाई कोर्ट काम कर रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स है वो कम है। अगर हम फिर बात करें कि उच्चतम न्यायालय क्या होता है, अब हम बात जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल से कुछ इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके जीके को और आपके लिए जानना चाहिए, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। तो जो हमारे न्यायालय सिस्टम है उसको हमें जानना चाहिए। भले आप किसी एग्जाम्स के लिए नहीं प्रिपरेशन कर रहे, आप किसी एग्जाम्स के लिए नहीं तैयारी कर रहे, तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के लिए ये चीज़ें आपको जानना चाहिए, ये आपके लाइफ में काम आ सकता है। तो अगर हम उच्चतम न्यायालय की बात करें, यानी सुप्रीम कोर्ट की, तो जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है ये जो दिल्ली के अंदर है, और सुप्रीम कोर्ट को जो है सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, यानी कि एपेक्स कोर्ट कहा जाता है, यानी सबसे बड़ी न्यायालय या सबसे बड़ी अदालत इसको कहा जाता है। और ये स्थित कहाँ है? नई दिल्ली में है। आप अगर हम बात करें कि न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस की संख्या है वो 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, बाकी के 33 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जो जजेस होते हैं, उनकी नियुक्ति यानी उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो इनका अपॉइंटमेंट जो प्रोसीजर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रोसीजर में लगभग कई बार चेंजेस किया जा चुका है, कुछ ऐसे डिस्प्यूट होने की वजह से। तो अभी जो इसका नियुक्ति किया जाता है वो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, या जिसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक कॉलेजियम बनाया जाता है। और 4 सीनियर मोस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उसमें से 2 जजेस ने भी अगर अपनी राय जो जज के कैंडिडेट है या प्रतिनिधि है उसके विरुद्ध दे दिया कि वो अच्छे नहीं है या उनके अंदर कुछ कमी है, तो उनको जज के रूप में नहीं चुना जाएगा। इसमें चारों की सहमति होना ज़रूरी है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस का कॉलेजियम जब एग्री हो जाता है तो वो भारत के राष्ट्रपति को रिकमेंड करते हैं
कैंडिडेट के बारे में फिर जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो उस कैंडिडेट को शपथ दिलवाते हैं। तो इस तरह से उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति होती है। अब बात यह आती है कि भारत की जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति क्या होती है। तो भारत की जो मुख्य न्यायाधीश जो है उसकी नियुक्ति कैसे होती है? जब भारत की करंट या वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो उस समय में जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं यानी जो जजेस होते हैं उस जज में जो सीनियर मोस्ट जज होता है उनको उस सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। सीनियर मोस्ट जजेस का मतलब ये होता है कि उनका जो एक्सपीरियंस होता है उस सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज़्यादा होता है, इसके लिए उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए कोई फिक्स टर्म नहीं होता है, उनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो होती है 65 ईयर्स। अगर हम बात करें भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यता, यानी कि कोई व्यक्ति अगर भारत की सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहे तो उसको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहला क्या होता है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या होता है कि उसका जो एक्सपीरियंस होता है उच्चतम न्यायालय के जज के रूप में 5 साल का होना चाहिए। अगर वो हाई कोर्ट के जज के रूप में 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है उनको, तो उनको हाई कोर्ट के एडवोकेट के रूप में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया है भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। फिर अगर हम बात करें कि भारत की जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उसको हटाया जा सकता है या उसके हटाने के लिए क्या प्रोसीजर है, तो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनको हटाने का जो प्रोसीजर है वो बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा संसद की जो अपर सदन है और लोअर सदन दोनों में बहुमत होना चाहिए। उसके बाद जो फैसला हुआ तभी आप किसी भी जज को हटा सकते हैं। आप इस बात से भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक पिछले 74 सालों में एक भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं हटाया गया। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या है, यानी कि पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है, यानी कि उनके काम क्या है, वो किस हिसाब से पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें, पहला होता है ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब क्या होता है कि इस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि जो डायरेक्टली अपना फैसला सुना सकती है, या ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्ट केसेस आते हैं, और ये अक्सर केसेस ऐसा आता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का डिस्प्यूट होता है, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो डिस्प्यूट होता है वो सीधा अपनी बातें या अपना केस लेके आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला सुनाता है। तो इसके लिए हम इसको बोलते हैं ओरिजिनल केसेस के सुनवाई के लिए। दूसरा जो इसका होता है वो होता है रिट। रिट क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। जब किसी भी राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है कानून के जरिए, तो जो भारत की जनता है या भारत के नागरिक है वो अपने मौलिक अधिकार को बचाने के लिए, अपने मौलिक अधिकार की सेफ्टी के लिए वो अपील कर सकती है सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट का ये कर्तव्य बनता है कि भारत के लोगों का मौलिक अधिकार बचाना। तो इस तरह के जो सुनवाई या केसेस होते हैं वो रिट के अंदर आता है। फिर अगला जो आता है वो अपीलेट। अपीलेट का मतलब क्या होता है कि जब भारत की अलग अलग जो न्यायालय प्रक्रिया है, आपने देखा हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, तो हाई कोर्ट से लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं, जब संतुष्ट नहीं होते तो वो अपील करते हैं उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के लिए। और कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसी होती है जब हाई कोर्ट खुद अपने केसेस को सुप्रीम कोर्ट तक भेजती और अपील करती है उस पर जजमेंट के लिए, तो ये अपीलेट के अंदर आता है। जो अगला होता है वो होता है एडवाइजरी। सुप्रीम कोर्ट एक एडवाइजर के रूप में काम कर सकती है इंडियन प्रेसिडेंट के लिए, बल्कि इंडियन प्रेसिडेंट को उनकी एडवाइजरी मानना जरूरी नहीं होता है, लेकिन कई मामलों में जो कंट्रोवर्शियल मैटर होता है या जो उल्टे सीधे मामले होते हैं जहां पे बहुत पेचीदा मामला होता है, वैसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसकी एडवाइजरी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मानते हैं और कई फैसले में
जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस भी दे चुका है। अब जो बात आती है वो आती है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रूफ करने के लिए किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स की, एविडेंस की रिकॉर्ड नहीं होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो अपने आप में एक सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्स होता है, वो एविडेंशियली प्रूव्ड होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आगे बताने के लिए किसी तरह की कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दूसरे निचली अदालत में यानी कि हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और सबऑर्डिनेट कोर्ट में यानी कि दलील के रूप में पेश किया जा सकता है। अगर हम डिटेल से बात करें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की, तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो होता है वो एविडेंशियली प्रूव्ड होता है। इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में दो चीजें आती है, एक सिविल आता है, दूसरा क्रिमिनल आता है। तो सिविल केस में ज़्यादा कुछ लोग जानबूझकर जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तोड़ता है तो वैसे केस में जो है वो सिविल के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है क्रिमिनल। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि न्याय या जो कानून प्रक्रिया है उनमें बाधा डालता है और जो कोर्ट का जो गौरव है और नैतिक है उस पर टिप्पणी करता है, तो इस तरह या फिर कोर्ट के रेपुटेशन को डैमेज करने का काम करता है। तो ऐसी कंडीशन में पनिश है वो लगता है। इस स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट है वो मुजरिम को 6 महीने का जेल और 2000 रुपये तक की सजा सुना सकता है या दोनों दे सकता है। तो फिर हम जब बात कर रहे हैं जुडिशियल रिव्यू, ये जो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट की ये सबसे बड़ी पावर होती है ना। सुप्रीम कोर्ट भारत की लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव द्वारा बनाए गए कानून पर रिव्यू ले सकती है, यानी कि जो कार्यपालिका और विधायी कानून बनाती है उसको रिव्यू कर सकती है, उसका वैलिडिटी चेक कर सकती है और उसको ये भी चेक कर सकती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है और सबसे बड़ी शक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद दूसरे पावर्स होते हैं, है ना। दूसरे पावर्स भी हो सकते हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अपने ही पुराने फैसले को रिव्यू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, संविधान को डिफाइन करता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का इस्तेमाल करके कई ऐसे शब्दों को हमें समझाता है ना, जो संविधान के अंदर उल्लेख किया गया है। तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कुछ महत्वपूर्ण शक्ति थी। अगर हम बात करते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कुछ ऐसी बातें जो उनके पावर्स के अंदर नहीं आती, जिसमें है पहला आर्थिक मामला यानी फाइनेंशियल मैटर्स जो है वो भारत की सर्वोच्च न्यायालय के अंदर नहीं आता है। दूसरा होता है अंतरराज्यीय जल विवाद, है ना, जो इंटर स्टेट का वाटर डिस्प्यूट होता है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अंदर नहीं आता है। तीसरा होता है संधि, जो ट्रीटी होता है दो स्टेट के बीच में। फिर सैन्य और कोर्ट मार्शल, है ना, इस तरह की चीज़ों में भारत की सर्वोच्च न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो कि भारत के अंदर कोर्ट सिस्टम क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का काम कैसे होता है। तो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपने हमारी वीडियो को पसंद किया तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और आप हमें कमेंट करके बताएं आप जिस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।